हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास वेयर एवरी लर्निंग इज एंजॉयबल। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हमने जो पिछली क्लास में एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़े थे, उसके दो एप्लीकेशन जो है वो हमने पढ़ी थी, है ना। जो हमने डायमेंशनल एनालिसिस की जो एप्लीकेशन पढ़ी थी उसमें से जो बची थी वो दो जो है वो हमने कल पढ़ी थी और उससे रिलेटेड हमने जो है वो क्वेश्चन भी किए थे। लेकिन काफ़ी लड़कों को प्रॉब्लम भी आ रही थी क्योंकि हमने वहाँ पे एग्जाम्पल जो है वो कम किए थे, ठीक है ना। और बात करें कि सेकंड जो एप्लीकेशन थी उससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चन किए थे और थर्ड एप्लीकेशन थी उससे रिलेटेड जो है हमने 1 क्वेश्चन किया था। तो इसलिए मैं आज की क्लास में इन दोनों ही एप्लीकेशन से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। तो पहला जो एग्जांपल है वो आपके पास में कौन सा, यूनिट कन्वर्जन का। आपको पता होगा कि हमने जो सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी थी उसमें जो है वो सेकंड एप्लीकेशन क्या थी, वही थी कि हम जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को जो है वो हम कन्वर्ट करते हैं ना, वन सिस्टम से अनदर सिस्टम, ठीक है। और तीसरी एप्लीकेशन क्या थी, वहां जो है वो हम रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं, अरे बात समझ में, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, या हम बोल सकते हैं कि फॉर्मूला जो है वो डेराइव करते हैं। क्लियर है? तो पहला एग्जांपल आज का जो है वो आपका यूनिट कन्वर्जन पे, यानी कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। पिछली क्लास में हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे इस एप्लीकेशन के, वो हमने किए थे एमकेएस से सीजीएस में। आज का जो एग्जांपल लेके आया हूँ वो है आपके पास में सीजीएस से एमकेएस के अंदर। क्लियर है? तो क्वेश्चन देख के सब पता चल जाएगा। तो फटाफट अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए, शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है कि द डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको दे रखी है। इफ द मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम एंड लेंथ इन मीटर, देन व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ मर्करी इन द न्यू सिस्टम। आगे बात समझ में, कई लड़कों को पता चल गया होगा कि सीजीएस दे रखा है, एमकेएस निकालना है, एमकेएस में जो होगा उसकी यूनिट निकालनी क्या है। तो देखो मर्करी, अच्छा पता करना है कैसे सीजीएस है जो क्या एमकेएस है। तो पहले यहाँ पर लिख लेता हूँ क्या आपको दे रखा है कि 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। अब यही इसको आप मेजर कर रहे हो किसके अंदर, जो आपके, अच्छा ये ग्राम क्या है, आपके मास है ना, तो मास को किसमें लिया है इन्होंने जो वो किलोग्राम में, और लेंथ को किसने लिया है इसमें जो वो मीटर में, तो ये हो जाएगा आपके पास में मीटर क्यूब। तो आपको क्लियरली पता चल रहा होगा यहाँ से कि ग्राम और सेंटीमीटर ये सीजीएस सिस्टम है और किलोग्राम और मीटर ये एमकेएस सिस्टम है। आपको बताया था मैंने, एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम, एस का मतलब सेकेंड, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड। तो यहाँ से आपको सीजीएस से एमकेएस में जाना है। आगे बात समझ में। और यहाँ आपको जो है वो ये दे रखा है क्या, आपके पास में N1, ये दे रखा है आपको क्या U1, ये आपको नहीं पता है तो ये हमें कैलकुलेट करना है N2, और ये आपके पास में क्या है U2। तो सीधी सी बात है कि आपको सीजीएस से जाना है किसके अंदर, एमकेएस के अंदर। आगे बात समझ में, ओके। अब बात करते हैं हमारे पास में इसका फॉर्मूला। तो N2 का फॉर्मूला निकालने का हमारे पास में है ये, N2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, और आपके पास में T1 अपॉन T2 की पावर C। यही है, क्लियर। अब बात करते हैं MLT क्या है। तो ये क्या होगी आपके पास में, डायमेंशन होगी किसकी, डेंसिटी ऑफ मर्करी, या डेंसिटी की बात करो सीधे ही, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं डायमेंशन ऑफ डेंसिटी। अच्छा डेंसिटी की डायमेंशन क्या है पता होगा ना आपको, यहां से भी निकाल सकते हो आप, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से। ग्राम क्या है, मास एक तरह से, तो हो जाएगा आपके पास में M1, लेंथ, सेंटीमीटर क्या होती है, सेंटीमीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो लेंथ की पावर कितनी, -3। क्यों, क्योंकि नीचे है ना, तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, पावर -3 हो जाएगा, और टाइम तो दे नहीं रखा है, तो इसका मतलब t की पावर कितनी, 0। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपके पास में डायमेंशन होगी डेंसिटी की। तो हमें पावर मिल गई m, l और t की, m की 1, l की -3 और t की 0। तो यहाँ रख लेते हैं। अब बात करते हैं यहाँ m1, m2, l1, l2, ये क्या है, t1, t2 तो सेकेंड ही होता है, तो सबको पता है। m1, तो आपको देखो m1 क्या होता है, जिसमें आपको यूनिट दे रखी है, और m2 क्या होता है, जिसमें कन्वर्ट करनी है। किसमें कन्वर्ट करनी है, किलोग्राम में। तो m1 आपके पास में किसमें हो गया, ग्राम, क्लियर। और तो M2 किसमें हो गया आपके पास में, किलोग्राम। इसी तरीके से बात करते हैं L1 दे रखा आपको किसमें, सेंटीमीटर में, मतलब इसको सीधा लिखो ना ऐसे, 1 ग्राम, और ये आपके पास में 1 किलोग्राम। L1 दे रखा आपको 1 सेंटीमीटर, और L2 दे रखा आपको क्या, 1 मीटर, मतलब मीटर में, क्लियर। तो ये वैल्यूज जो है वो यहाँ रख दो इसके अंदर। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो N2 इज, अच्छा यहाँ N1 भी आता है, ध्यान रखना, N2 इज इक्वल टू N1। सो N2 इज इक्वल टू N1 क्या दे रखा आपको,
13.6 m1 दे रखा आपको 1 ग्राम अपॉन m2 1 किलोग्राम। ए पावर कितनी है इसकी 1। L1 आ जाएगा आपके पास में 1 सेंटीमीटर और ये आ जाएगा आपके पास में 1 मीटर की पावर कितनी -3 और t की पावर 0 और किसी की पावर 0 वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो इसको नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। क्लियर है? अब चेंज कर दो। सो n2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास में 13.6 इंटू 1 ग्राम अपॉन इसको चेंज कर दो 1000 ग्राम, है ना। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है 1000 ग्राम। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वो 1 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर मीटर को चेंज कर लो कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। पावर कितनी -3, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल आउट। चलो सो n2 इज इक्वल टू 13.6 इंटू यहाँ से आपके पास में कितना 1/10 की पावर कितनी 3, 1/10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1 अपॉन ये कितना 10 की पावर 2 की होल पावर कितनी -3 और 10 की पावर 2 की पावर कितनी -3। सो n2 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 1/10 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई ये ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा 10 की पावर 6। 10 की पावर 3 से 6 3 बार कट जाएगा। अरे 10 की पावर 3 से 6 3 टाइम्स कट जाएगा ना, तो पीछे कितना बचेगा 3 बचेगा। सो n2 इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3। ये आपके पास में n2 की वैल्यू निकल के आएगी। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख लेंगे तो हमें सीधा सा मिल जाएगा कि 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो डेंसिटी है वो मरकरी की सीजीएस में ये होती है। तो किलोग्राम और मीटर में यानी कि हम बात कर रहे हैं एमकेएस में क्या होगी, तो 13.6 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इस तरीके से जो है हम यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सीजीएस में तो ये होती है, एमकेएस में ये होती है। बोलो सही है, समझ में आ गया? ओके तो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। तो लास्ट क्लास में हमने जो है वो 2 एग्जांपल किए थे, आगे बात समझ में, जिसमें हमने जो है वो एमकेएस सीजीएस में बदला था। तो इस क्वेश्चन से जो है वो मैंने आपको ये भी बता दिया कि सीजीएस से एमकेएस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। क्लियर है? वापस इस एग्जाम्पल को देखना, सब समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी है। 3 एग्जाम्पल मैंने करवा दिए, ठीक है ना। बाकी का मैं होमवर्क में दे दूंगा तो आप कर लेना, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो यूनिट कन्वर्जन के बाद में हमारा सेकंड एग्जांपल जो हमारा है थर्ड एप्लीकेशन पे बेस्ड। यानी थर्ड एप्लीकेशन कौन सी थी? एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो ये एग्जांपल पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोला कि सपोज दैट द टाइम पीरियड टी ऑफ द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जानते हो ना, जैसे वॉल क्लॉक होती है ना। उस वॉल क्लॉक में कई वॉल क्लॉक ऐसे होते हैं जिसमें वो आपके जिसको बोलते हो वो पेंडुलम हिलता रहता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो उसका टाइम पीरियड है, अभी बात समझ में कि वो कितने टाइम के बाद में जो है वो अपना रोटेशन या जो है वो अपना वाइब्रेशन करता है, अगली बात समझ में। तो डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? उसकी एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ बॉब m, जो उसका मास होता है, अरे मतलब जो बॉब होता है ना, जो लटका हुआ होता है नीचे एक बॉल की तरह, उसको बॉब बोलते हैं, ठीक है ना। मास ऑफ बॉब m पे डिपेंड करता है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि g, क्योंकि नीचे की ओर गुरुत्वाकर्षण जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन, वो भी तो लगता है। तो डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए आपको क्या करना है? एक्सप्रेशन यानी फॉर्मूला आपको जो है वो एस्टैब्लिश करना है, ठीक है ना। तो पहले मैंने आपको जब भी चीजें बता रही थी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कई जनों को प्रॉब्लम आती है, लेकिन है बहुत सिंपल। 2-3 क्वेश्चन करोगे तो अगले क्वेश्चन आपसे ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैंने आपको बता रखा कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी किन किन पे डिपेंड कर रही है, वो लिखो पहले, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो लिख लो यहाँ पे सॉल्यूशन इसका। तो देखो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो मास पे डिपेंड कर रहा है, सॉरी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, पहले मास पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। अब इनकी पावर क्या है वो हमें नहीं पता है, तो कुछ भी मान लो, इसकी x मान लो, इसकी y मान लो, इसकी z मान लो, ऐसे किया करो, ठीक है ना। उसके बाद में नेक्स्ट आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओ और एक कांस्टेंट लगाओ k, मैंने बताया था, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने पे एक कांस्टेंट आता है, ठीक है ना। l की पावर x, m की पावर y और g की पावर z, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? अब आप क्या करो, इन जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब इन जितनी भी आपको फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, उन सब की आप डायमेंशन लिखो एक बार। तो डायमेंशन लिखता हूं मैं, ठीक है ना। डायमेंशन
तो देखो मेरे को सभी याद है, ठीक है ना। अगर आपको पता न चले तो आप पिछला जो है वो मैंने वीडियो है, मतलब इससे भी पिछला सेकंड वीडियो, सीधा समझ, सेकंड वीडियो के अंदर मैंने जो है वो डायमेंशन लगभग 30 फिजिकल क्वांटिटीज की जो है वो मैंने डायमेंशन निकलवाई थी, आप उनको देखिए जाके। आगे बात समझ में कैसे मैंने डायमेंशन कैलकुलेट करके, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा, यहाँ मैं आपको डायरेक्ट नहीं करवाऊंगा वापस, ठीक है। तो ये क्या है, टाइम पीरियड। तो टाइम के लिए डायमेंशन क्या हो जाएगी आपके पास में, m0, L0 और T1, क्योंकि मास और लेंथ तो है ही नहीं इसके अंदर ना। लेंथ की बात करते हैं, L के लिए क्या हो जाएगा, m0, L1 और फिर T0। फिर उसके बाद में क्या, मास के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में, m1, L0 और फिर T0। फिर क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डायमेंशन क्या होती है, m0, L1, T-2। आगे बात समझना। अब आप क्या करिए कि ये सारी डायमेंशन यहां रख लीजिए इसके अंदर, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो सारी डायमेंशन रखो यहाँ पे। तो m0, L0, T1 इज इक्वल टू k। फिर उसके बाद में L की डायमेंशन रखो आप यहाँ पे, m0, L1, T0 की पावर x। फिर m की रख लीजिए डायमेंशन क्या हो जाएगा, m1, L0, T0। क्लियर। अब उसके बाद में g की डायमेंशन रख लीजिए आप यहाँ पे, हो जाएगा क्या आपके पास में, m0, L1, T-2 की पावर कितनी, z। इतना करने के बाद में अब आपको क्या करना है, m वाली पावर्स को एक कर लो, l वाली पावर को एक कर लो, z वाली पावर को एक कर लो इन राइट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा आपके पास में, देखो m0, L0 और फिर T1 और फिर ये T। देखो m की पावर को एक करो, तो यहां से आपके पास में देखो m, 0 को x से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। 1 को y से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आ जाएगा y। फिर 0 को z से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, तो यहाँ पावर सिर्फ क्या मिली हमें, m की y ही मिली। ओके, कोई दिक्कत नहीं। l की पावर पे आ जाओ, l की पावर कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से x, 0 को y से मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, 1 को z से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का z। अब बोलोगे सर यहाँ कैसे लिखा, तो आपको पता है ना, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो वही किया है आपने, ठीक है ना। तो x फिर प्लस z। अब t पे आ जाओ, t की पावर के लिए ये 0, ये भी 0, तो बचा के आपके पास में माइनस का 2z। अरे बात समझ में। इतना करने के बाद में अब क्या दे रखा है कि ये इसके बराबर दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपके पास में बेस सेम होता है तो पावर भी क्या होती है, इक्वल होती है। अरे जब दो क्वांटिटी ऐसे दे रखी है इक्वल में, तो जब उनका बेस सेम है तो उनकी पावर भी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है ना। ऑन कंपेयरिंग the powers of MLT, ठीक है ना। MLT की पावर का करेंगे हम, कंपेयर करेंगे। तो यहां से देखो आपके पास में y इज इक्वल टू क्या मिल गया, 0। क्लियर। यहां से देखो x प्लस जेड इज इक्वल टू क्या, 0। x प्लस जेड इज इक्वल टू 0। ये देखो, ये तो m की पावर हो गई, ये l की पावर इक्वेट हो गई, और ये आपके पास में t की पावर, तो t की पावर क्या हो जाएगी आपके पास में, माइनस का 2z इज इक्वल टू कितना, 1। तो यहाँ से z इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस का 1/2। ये z की वैल्यू आप यहाँ रख दो इसके अंदर, तो आपको मिल जाएगा x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1/2। सॉरी, ठीक है। तो x, y और z की वैल्यूज आपको मिल गई, ठीक है ना। Now put the values of x, y and z in equation 1. Equation 1 में ये वैल्यूज रख लो। So t is equal to k, l की पावर x की वैल्यू कितनी है, 1/2, m की पावर y की पावर, और y की वैल्यू कितनी है, 0। और फिर आपके पास में g की पावर कितनी, z की, और z की वैल्यू कितनी, -1/2। क्लियर है। तो किसी की भी पावर 0, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये तो हट जाएगा। तो ये इस तरीके से लिख सकता हूं मैं इस इक्वेशन को, k t इज इक्वल टू k इंटू एल की पावर 1/2। इस g की पावर -1/2 को नीचे लेके आएंगे तो g की पावर क्या हो जाएगा, 1/2। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, t इज इक्वल टू k अंडर रूट l अपॉन g।
अरे ये रूट हो जाएगा k इज इक्वल t इज इक्वल टू k रूट l अपॉन g, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट ही तो होता है। और एक्सपेरिमेंटली k इज इक्वल टू कितना निकल के आता है, 2 पाई एक्सपेरिमेंटली है, ठीक है ना, k की वैल्यू। सो t इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 2 पाई रूट l अपॉन g। अगर आपको याद नहीं हो तो आप k यहां तक भी लिखोगे तो आंसर सही है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसकी ड्रॉबैक है, इस एप्लीकेशन की एक ड्रॉबैक है या एक इसकी आप बोल सकते हो लिमिटेशन है, वो ये है कि ये k की वैल्यू निकाल के नहीं देता है। k की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली निकाली गई है, वो होती है कितनी, 2 पाई। सो टाइम पीरियड किसी भी सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है t इज इक्वल टू 2 पाई रूट l बाई g। अगली बात समझ में? तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। हम 2 एग्जाम्पल और करेंगे इसके, अगली बात समझ में, ताकि आपको सारी चीजें जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट करिए, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। सो सेकंड एग्जांपल के बाद में हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, द फ्रीक्वेंसी n ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन, मतलब किसी वायर की जो फ्रीक्वेंसी है, अरे बात समझ में, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वायर डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ वायर, टेंशन फोर्स T एंड मास पर यूनिट लेंथ, देन एस्टेब्लिश द फॉर्मूला बाय द डायमेंशनल मेथड। यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वायर वो किस किस पे डिपेंड कर रही है, उसकी लेंथ पे, टेंशन फोर्स T पे, और मास पर यूनिट लेंथ, ना कि ओनली मास नहीं दिया, मास पर यूनिट लेंथ दिया है। आगे बात समझ। तो पहले लिख लेते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड कर रही है किस किस पे, एक तो कर रही है आपके पास में लेंथ पे, दूसरी कर रही है टेंशन फोर्स पे, तीसरा कर रही है मास पर यूनिट लेंथ पे। इनकी पावर नहीं पता, इसकी x मान ली, इसकी y मान ली, इसकी z मान ली। सो n इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा k, l की पावर x, t की पावर y और m की पावर z। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब सभी की जो है वो आप डायमेंशंस लिख लो एक बार, क्या डायमेंशंस है, ठीक है ना। ओके, n की डायमेंशन क्या है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मेरे को याद है इसलिए आप कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। पर सेकेंड होती है तो t ऊपर चला जाएगा तो m0 L0 t की पावर -1। मैंने ये करवा रखी है तो आप देख लो इसको, ठीक है ना। फिर उसके बाद में क्या है आपके पास में लेंथ L, इसके लिए क्या हो जाएगा m0 L1 और फिर t0। ये क्या है, टेंशन फोर्स है ना, फोर्स है, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, m1 L1 t-2। उसके बाद में देखो ये ध्यान से देखना, ये आपको मास नहीं दे रखा है, तो आप ऐसा नहीं कि m1 L0 t0 कर दो, ये आपको दे रखा है मास पर यूनिट लेंथ, ये दे रखा है। तो इसकी डायमेंशन कैसे हो जाएगी आपके पास में, ये हो जाएगा आपके पास में m1, ये ऊपर चला जाएगा l की पावर -1 और t नहीं है तो t0, मास पर यूनिट लेंथ। अगली बात समझ में। अब ये सारी डायमेंशन आप यहां रख लो, ठीक है। इसको हटा दे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ लिख देते हैं, फ्रॉम, चलो ये छोड़ो, यहाँ यहाँ लिखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो देखो n की डायमेंशन रख लो आप यहाँ पे, m0 L0 t की पावर -1 इज इक्वल टू k। l की डायमेंशन हो जाएगी आपके पास में m0 L1 t0, उसके बाद में आपके पास इसकी पावर कितनी x, उसके बाद में टेंशन फोर्स, इसकी डायमेंशन m1 L1 t-2 की पावर y, फिर उसके बाद आपके पास में मास पर यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा आपके पास में m1 L-1 और फिर t0 की पावर कितनी z। अब वही एक ही तरीका आपके पास में कि m की पावर्स को 1 कर दो, l की पावर्स को 1 कर दो, t की पावर को 1 कर दो। अरे बहुत इजी है, मैथमेटिक्स की तो लग रही है, ये तो सारी चीजें तुम कर चुके हो। अरे बात समझ में, इससे क्या डिफिकल्ट है, डायमेंशन हमें नहीं, सब कुछ दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि कौन किस पे डिपेंड कर रहा है। अब डायमेंशन आपको निकालनी आनी चाहिए, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद कर लो, और जितनी मैंने डायमेंशन लिखवाई कम से कम उनको तैयार कर लो आप। क्लियर है। सो ये हो जाएगा आपके पास में m0 L0 t की पावर -1। अब पावर को एक साथ कर लो, m की पावर एक साथ कर लो, तो m 0 का x से मल्टीप्लाई करेंगे, छोड़ दो 0 होगा, ये हो जाएगा आपके पास में y, और यहाँ से आपके पास में प्लस का z। ये समझ में आ गया ना, y प्लस z कैसे होगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। ओके, l की पावर पे आ जाओ, l की पावर यहाँ से कितनी x, यहाँ से कितनी आपके पास में प्लस का y, और यहाँ से -1 को z से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का z, ये होगी। नाउ t की पावर देख लो आप, यहाँ से 0, यहाँ से माइनस का 2y,
और फिर यहाँ से 0, तो 0 को छोड़ दो, ठीक है ना। ऑन कंपेयरिंग, अब भाई ऑन कंपेयरिंग the powers of, on comparing the powers of m, l and p, इन तीनों की पावर जो है वो कंपेयर कर लो। तो यहां से आपको देखो क्या मिलेगा, y प्लस जेड इज इक्वल टू 0। उसके बाद में देखो यहां से x प्लस वाई माइनस जेड, l की पावर कंपेयर कर लो, इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट यहां से देखो आपके पास में माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 1, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y इज इक्वल टू क्या जाएगा आपके पास में 1/2। इस y की वैल्यू यहाँ रख लो, तो 1/2 प्लस z इज इक्वल टू 0, तो z की वैल्यू क्या निकल के आ गई, -1/2। बोलो सही है। अब y और z की वैल्यू इसमें रख दो तो हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। सो x प्लस y की कितनी है 1/2 माइनस z की वैल्यू कितनी है -1/2 इज इक्वल टू 0। तो ये 1/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस का। आई बात समझ में? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन 1 में जो है वो इनकी वैल्यू रख लो आप, ठीक है। 1 में इनकी वैल्यू रख लो इसमें, तो क्या हो जाएगा आपके पास में देखो n इज इक्वल टू k, l की पावर x, और x की वैल्यू कितनी है -1, t की पावर y, तो t की पावर y की वैल्यू कितनी है 1/2, और फिर उसके बाद आपके पास में m की पावर कितनी है -1/2, मतलब z, तो z की वैल्यू कितनी है -1/2। इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू k/l, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा t की पावर 1/2 और ये भी नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस का m की पावर 1/2। क्लियर? और इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ n इज इक्वल टू k/l रूट t/l। इस तरीके से जो है वो हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। आगे बात समझ में? तो ये आपके पास में फ्रीक्वेंसी है जिसका फॉर्मूला ये होता है जब आपके पास में, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ वायर की बात करते हैं, ठीक है ना। वो इन पे डिपेंड करती है, लेंथ पे, टेंशन फोर्स पे और मास पे, तो उनके लिए फॉर्मूला ये निकल के आता है। अरे बहुत इजी है, आप जितने क्वेश्चन एग्जांपल करोगे ना, घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ इजी है, ठीक है ना। सिंपल मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए। क्लियर? सो फटाफट इस एग्जांपल नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट एग्जांपल पे आज के। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ऑल राइट, तो बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल पे आज के। वो ये है कि द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हम ऑसिलेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता नहीं करना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है। ये हमारा जब चैप्टर आएगा ऑसिलेशन, वहां हमें पढ़ना है, ठीक है ना, क्योंकि हम जितनी भी चीजें इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं वो हमें कहीं ना कहीं पढ़नी जरूर है, ठीक है ना। तो द एनर्जी ऑफ अ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन डिपेंड्स, अब देखो एनर्जी किस किस पर डिपेंड कर रही है, मास, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड एक तरह से जो है वो लेंथ होती है, क्या होती है, एम्पलीट्यूड एक तरह से लेंथ होती है, ठीक है ना, ऑफ द बॉडी। एस्टैब्लिश द फॉर्मूला बाय द डायमेंशन मेथड। अब बात करते हैं कि ये एनर्जी किस किस पे डिपेंड कर रही है। एनर्जी देखो डिपेंड कर रही है किस पे, मास पे। देखो मास पर यूनिट लेंथ नहीं बोला, सिर्फ मास बोला है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सीधा m1 l0 t0 करेंगे। फ्रीक्वेंसी n पे डिपेंड कर रही है, एम्पलीट्यूड a पे डिपेंड है, इसकी पावर x मान ली, इसकी y मान ली, इसकी z मान ली, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओ, k कांस्टेंट लगाओ, m की पावर x, n की पावर y और a की पावर z। इक्वेशन नंबर 1 दे दो इसको। अब वही डायमेंशंस लिख लो आप सभी की, डायमेंशंस। तो डायमेंशन लिखो, एनर्जी की डायमेंशन मेरे को याद है, आप ही बता दो क्या होती है, m1 l2 t-2। जिनको याद होगा उन्होंने लिख ली होगी। नाउ मास के लिए क्या हो जाएगा, m1 l0 t0, ठीक है। n फ्रीक्वेंसी के लिए क्या हो जाएगा आपके पास में, m0 l0 t की पावर -1। नाउ एम्पलीट्यूड एक तरह से लेंथ होती है, तो मास और टाइम में कोई डायमेंशन नहीं होगी, यानी कि m0 और t0 रहेगा और l की पावर 1 रहेगी। क्लियर है? तो ये सारी डायमेंशंस हमारे पास में आ गई। क्लियर? ओके। अब भाई फ्रॉम इक्वेशन
फ्रॉम इक्वेशन 1 एनर्जी की डायमेंशन लिखो m1 L2 T-2 इंटू के। ओके, मास की डायमेंशन m1 L0 T0 की पावर x। उसके बाद में क्या है, फ्रीक्वेंसी m0 L0 T की पावर -1, फिर एम्पलीट्यूड m0 L1 T की पावर 0, इसकी पावर y और इसकी होल पावर कितनी z। अब वही मैंने आपको बता रखा है, m की पावर को एक साथ कर लो, l की पावर को एक साथ कर लो और t की पावर को एक साथ कर लो। तो यहाँ आपके पास में m1 L2 T-2 k। अब देखो m की पावर कहाँ कहाँ आ रही है, 0 आ रही है वहां, उसको छोड़ देना। m की पावर 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक तो x आ गया, 0 को y से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को z से मल्टीप्लाई किया 0, तो छोड़ दो, तो हमें क्या मिली, सिर्फ m की पावर x मिली। नाउ l पे आ जाओ, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से भी 0 हो जाएगा और l की पावर हमें क्या मिली, सिर्फ z। t पे आ जाओ, यहाँ से 0, यहाँ से माइनस का y और यहाँ से 0, तो हमें सिर्फ और सिर्फ t की पावर क्या मिली, -y मिली। वही ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ, ऑन कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ m, l एंड t, तो देखो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1, फिर उसके बाद में देखो z इज इक्वल टू क्या मिल गया 2, z इज इक्वल टू 2, और यहाँ से देखो माइनस का y इज इक्वल टू, यहाँ से t की देखो t की पावर इक्वेट करो ना, -y इज इक्वल टू -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y की वैल्यू कितनी 2 मिल गई। क्लियर है? सो पुट द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन 1 में रख लो ये वैल्यूज। सो E इज इक्वल टू मिल जाएगा आपके पास में k, m की पावर x है तो m x कितना है 1 है, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। n की पावर y की वैल्यू कितनी है 2, a की पावर z और z की वैल्यू भी कितनी है 2, तो ये आपको एनर्जी का फॉर्मूला आगे पास में। E इज इक्वल टू a कांस्टेंट m n स्क्वायर a स्क्वायर, ये होता है एनर्जी का फॉर्मूला ऑफ अ बॉडी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है तो उसकी एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है। तो आई होप अब आपको जो है वो इस तरह के क्वेश्चन करने आ गए होंगे, क्योंकि हमने इतने क्वेश्चन किए तो ये तो समझ में आ गया कि अब करना क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, हमें डायमेंशन पता होगी तो हम सबकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया है। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।